आज सबसे पहले आप इस पोस्टर को देखिए और इस पोस्टर से जो भाव निकल कर आ रहा है उसे समझिए। अगर पहलगाम के आतंकवादी हमले पर देश की भावनाओं को एक स्लोगन में, एक पोस्टर में व्यक्त करना हो तो वो स्लोगन होगा जिसका शीर्षक है सिंदूर बना बारूद। जरा मैं आपको फुल स्क्रीन पर इसको दिखाता हूं। ये हालत है और आज का जो मूड है भारत का वो यही है, सिंदूर बना बारूद। आज इस हमले को 1 महीना पूरा हो चुका है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का गुस्सा आज भी वैसा ही है जैसा उस हमले की शाम को था। आज भी उनके भाषण में उतना ही क्रोध था, उतना ही दर्द भी था और आज उनका भाषण विस्फोटक था। आज पाकिस्तान के बॉर्डर से सिर्फ 150 किलोमीटर दूर राजस्थान के बीकानेर में प्रधानमंत्री मोदी ने एक बारूदी भाषण दिया। उन्होंने कहा कि अब उनकी रगों में खून नहीं बल्कि गर्म सिंदूर बह रहा है। 22 अप्रैल का बदला भारत ने आतंकवादियों से 22 मिनट में ले लिया। भारत ने पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। अब पाकिस्तान से बात होगी तो सिर्फ आतंकवाद और पीओके पर होगी और भारतीयों के खून से खेलना पाकिस्तान को बड़ा महंगा पड़ेगा। और भारत ने पाकिस्तान के रहीम यार खान एयरबेस को आईसीयू में पहुंचा दिया है, ऐसा आज प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है। आज उनका भाषण जबरदस्त था, सुनने लायक था और पूरी दुनिया को आज ये पता चलेगा कि प्रधानमंत्री मोदी आजकल किस मूड में है, उनके मन में, उनके दिल में क्या चल रहा है। और भारत ने युद्ध जीत तो लिया, हमने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, लेकिन अभी भी प्रधानमंत्री का जो क्रोध है वो कम नहीं हुआ है। जो सिंदूर मिटाने निकले थे उन्हें मिट्टी में मिलाया है। जो हिंदुस्तान का लहू बहाते थे आज कतरे कतरे का हिसाब चुकाया है। जो सोचते थे भारत चुप रहेगा आज वो घरों में डूब डूब के पड़े हैं। ये शोध प्रतिशोध का खेल नहीं, ये न्याय का नया स्वरूप है। ये ऑपरेशन सिंदूर है। दुनिया ने और देश के दुश्मनों ने भी देख लिया, जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है। ये सिर्फ आक्रोश नहीं है, ये समर्थ भारत का रौद्र रूप है। पहले घर में घुसकर किया था वार, अब सीधा सीने पर किया प्रहार है। मोदी का दिमाग ठंडा है, ठंडा रहता है, लेकिन मोदी का लहू गर्म होता है। और अब तो मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। तो प्रधानमंत्री मोदी का आज का भाषण सुनने लायक है। देश के लोगों को भी सुनना चाहिए और विदेशों में बैठे लोगों को भी सुनना चाहिए और पाकिस्तान को तो बार बार रिवाइंड करके इस भाषण को सुनना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान अभी झूठे जश्न में डूबा हुआ है। जब इस भाषण को सुनेगा ध्यान से तो चिंता में डूब जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने आज कहा है कि उनका लहू आज भी उबल रहा है और उनकी नसों में अब लहू नहीं बल्कि गर्म सिंदूर बह रहा है और ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही कड़ा संदेश है। आज उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर एक कविता भी पढ़ी है जिसमें नए भारत के रौद्र रूप की छवि दिखाई देती है और आज आप सबको अपने पूरे परिवार के साथ इस कविता को ध्यान से सुनना चाहिए और ये
पाकिस्तान को भी भारत का एक कड़ा संदेश है। इस कविता को जब आप ध्यान से सुनेंगे तो ये कविता आपके रोंगटे खड़े कर देगी। जो सिंदूर मिटाने निकले थे, जो सिंदूर मिटाने निकले थे, उन्हें मिट्टी में मिलाया है। जो हिंदुस्तान का लहू बहाते थे, जो हिंदुस्तान का लहू बहाते थे, आज कतरे कतरे का हिसाब चुकाया है। जो सोचते थे भारत चुप रहेगा, आज वो घरों में डूब डूब के पड़े हैं। जो अपने हथियारों पर घमंड करते थे, जो अपने हथियारों पर घमंड करते थे, आज वो मलबे के ढेर में दबे हुए हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, ये शोध प्रतिशोध का खेल नहीं, ये शोध प्रतिशोध का खेल नहीं, ये न्याय का नया स्वरूप है। ये न्याय का नया स्वरूप है। ये ऑपरेशन सिंदूर है। ये सिर्फ आक्रोश नहीं है, ये सिर्फ आक्रोश नहीं है, ये समर्थ भारत का रौद्र रूप है। ये भारत का नया स्वरूप है। पहले घर में घुसकर किया था वार, पहले घर में घुसकर किया था वार, अब सीधा सीने पर किया प्रहार है। आतंक का फन कुचलने की, आतंक का फन कुचलने की यही नीति है, यही रीति है, यही भारत है, नया भारत है। तो यहां पर आपने ये देखा होगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने आज भारत का रौद्र रूप पूरी दुनिया को दिखाया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है, ये है भारत का नया स्वरूप। आप में से बहुत सारे लोग आज भी ये चर्चा करते हैं कि क्या ये युद्ध समाप्त हो चुका है या ये युद्ध दोबारा भी शुरू हो सकता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी के अगर आज के भाषण को आप डिकोड करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पिक्चर अभी बाकी है, ऑपरेशन सिंदूर अभी समाप्त नहीं हुआ है, ये कभी भी शुरू हो सकता है। अब आप ये देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद से निपटने के लिए कौन से 3 नए सूत्र तय किए हैं भारत के। क्या नया है?
इनमें पहला सूत्र है, भारत पर आतंकवादी हमला अगर हुआ तो भारत करारा जवाब देगा। समय हमारी सेनाएं तय करेंगी, तरीका भी हमारी सेनाएं तय करेंगी और शर्तें भी हमारी ही होंगी। दूसरा, एटम बॉम्ब की गीदड़ भभकियों से अब भारत डरने वाला नहीं है। और तीसरा, भारत आतंकवादियों के आकाओं और उनकी सरपरस्त सरकार को अब अलग अलग करके नहीं देखता। भारत उन्हें एक ही मानता है और अब पाकिस्तान का यह स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर वाला खेल बिल्कुल चलेगा नहीं। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकवाद से निपटने के 3 सूत्र तय कर दिए हैं। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो करारा जवाब मिलेगा। समय हमारी सेनाएं तय करेगी, तरीका भी हमारी सेनाएं तय करेगी और शर्तें भी हमारी होगी। दूसरा, एटम बम की गीदड़ भभकियों से भारत डरने वाला नहीं है। और तीसरा, हम आतंक के आकाओं और आतंकी सरपरस्त सरकार को अलग अलग नहीं देखेंगे, उन्हें अलग अलग नहीं देखेंगे, उन्हें एक ही मानेंगे। पाकिस्तान चाहता है कि सीज फायर के बाद भारत सिंधु जल समझौते को बहाल कर दे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने आज फिर से यह कह दिया है कि जब तक आतंकवाद है तब तक ये समझौता स्थगित ही रहेगा और पाकिस्तान को आतंकवाद का समर्थन करने के लिए पाई पाई का मोहताज होना पड़ेगा। पाकिस्तान को भारत के हक का पानी नहीं मिलेगा। भारतीयों के खून से खेलना पाकिस्तान को महंगा पड़ेगा। ये भारत का संकल्प है और दुनिया की कोई ताकत हमें इस संकल्प से डिगा नहीं सकती है। भाइयों और बहनों, विकसित भारत के निर्माण के लिए सुरक्षा और समृद्धि दोनों जरूरी है। सिंधु जल समझौते के तहत पाकिस्तान को भारत की 3 नदियों का पानी मिलता है, यह सब आपको पता होना चाहिए, जिनमें एक नदी है झेलम, दूसरी है चेनाब और तीसरी नदी है सिंधु। इन तीनों नदियों के पानी पर पाकिस्तान में 80% खेती की सिंचाई निर्भर करती है और अगर यह पानी पाकिस्तान को नहीं मिला तो वहां गेहूं और धान जैसी फसलों का संकट पैदा हो जाएगा और पाकिस्तान के पास इतना आटा भी नहीं बचेगा कि वो अपने देश के आधे लोगों का भी पेट भर पाए। और अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो की एक बात सच हो जाएगी। उन्होंने एक बार कहा था कि पाकिस्तान घास या पत्ते खा लेगा लेकिन वो अपना परमाणु बम किसी भी कीमत पर बनाकर ही रहेगा। तो अब ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के हालात वैसे बन जाएंगे कि पाकिस्तान के लोगों को घास और पत्ते ही खाने पड़ेंगे। ऐसा दिन बहुत जल्द आ सकता है। भारत के पानी रोकने के बाद पाकिस्तान के पास यही विकल्प बचेगा कि वो गेहूं, चावल और दालों का दूसरे देशों से आयात करे। लेकिन यहां भी एक समस्या यह है कि आयात तो कर ले दूसरे देशों से, खरीद तो ले दूसरे देशों से, लेकिन पैसा कहां है? उसके पास इतना पैसा भी नहीं है कि वो अपने 24 करोड़ लोगों का राशन दूसरे देशों से खरीद पाए। बड़ी बात यह है कि ऐसे हालात में आईएमएफ की लोन वाली वैक्सीन भी पाकिस्तान के काम नहीं आएगी, क्योंकि सिंधु जल समझौते के तहत पाकिस्तान को जो पानी मिलता है उस पर उसकी 1/4 अर्थव्यवस्था निर्भर करती है, जो बिना पानी के
डूब जाएगी। आज प्रधानमंत्री मोदी बीकानेर के नाल एयरबेस पर भी गए और उन्होंने बताया कि यहां से पाकिस्तान का रहीम यार खान एयरबेस ज्यादा दूर नहीं है और भारतीय सेनाओं ने इस एयरबेस को कैसे आईसीयू में पहुंचा दिया है। साथियों, जब मैं दिल्ली से यहां आया तो बीकानेर के नाल एयरपोर्ट पर उतरा। पाकिस्तान ने इस एयरबेस को भी निशाना बनाने की कोशिश की थी, लेकिन वो इस एयरबेस को रत्ती भर भी नुकसान नहीं पहुंचा पाया। और वहीं यहां से कुछ ही दूर सीमा पार पाकिस्तान का रहीम यार खान एयरबेस है। पता नहीं आगे कब खुलेगा। आईसीयू में पड़ा है। भारत की सेना के अचूक प्रहार ने इस एयरबेस को तहस नहस कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा है, और यह बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है, कि पाकिस्तान से जब बात होगी तो सिर्फ पीओके और आतंकवाद पर ही होगी। पाकिस्तान के साथ न ट्रेड होगा न टॉक। अगर बात होगी तो सिर्फ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की, पीओके की। और अगर पाकिस्तान ने आतंकियों को एक्सपोर्ट करना जारी रखा तो उसको पाई पाई के लिए मोहताज होना होगा। अब आपकी स्क्रीन पर ये जो लाइन लिखी है, इसी में कश्मीर का पूरा विवाद और हल छिपा हुआ है। और देखिए, यह है हम क्या चाहते पीओके, यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। यह नारा आपने सुना तो बहुत होगा, हम क्या चाहते। लेकिन आज भारत ये बता रहा है कि हम क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते पीओके। पहले जब भी कश्मीर मुद्दे को लेकर बात होती थी तो उसमें पीओके का जिक्र हल्का फुल्का आता था, बचकर निकल जाते थे हम। और हमारी सरकारें पूरे आत्मविश्वास और हक के साथ पाकिस्तान से पीओके मांगती नहीं थी। वो सोचती थी कि अगर पीओके का नाम ले दिया तो बात बिगड़ जाएगी, बातचीत टूट जाएगी, पाकिस्तान बुरा मान जाएगा। वो पाकिस्तान से ये नहीं पूछती थी कि पीओके किस दिन लौटाओगे। लेकिन अब भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार साफ शब्दों में स्पष्ट रूप से यह कहा है कि अब पाकिस्तान से जब भी बात होगी तो सिर्फ पीओके पर होगी। इस इशारे को आप समझिए। आज जब हमारा देश ये कहता है कि हम पाकिस्तान से पीओके वापस लेंगे तो बहुत सारे लोग इस बात की गंभीरता को समझते नहीं हैं और हमारे कश्मीर के इस भूखंड पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा होने से शायद उतने विचलित भी नहीं होते। जबकि भारत वो देश है जहां देश की भूमि को मातृभूमि, मां का दर्जा दिया गया है और पीओके उस हिसाब से हमारी मातृभूमि है। सोचिए, हमारी मातृभूमि पर वर्ष 1948 से ही पाकिस्तान का अवैध कब्जा है और यह बात बहुत सारे लोगों को विचलित नहीं कर रही। वर्ष 1947 में जब भारत का बंटवारा हुआ तब कश्मीर के राजा हरि सिंह ने यह तय किया था कि वो एक स्वतंत्र राष्ट्र रहेंगे और कश्मीर का विलय भारत और पाकिस्तान दोनों में ही नहीं करेंगे, वो अलग रहेंगे। लेकिन इसके बाद पाकिस्तान ने कश्मीर पर कब्जा करने के लिए पश्तून कबायली लड़ाकों को वहां पर भेज दिया, क्योंकि पाकिस्तान ने सोचा कि अगर ये हमारे अंदर विलय नहीं करेंगे तो हम इन पर कब्जा कर लेंगे। और उन्होंने खास तौर पर सेना को नहीं भेजा बल्कि कबायली लड़ाकों को भेजा, जिससे दुनिया को यह लगे कि यह विद्रोह कश्मीर के आम लोगों ने किया है और इसमें पाकिस्तान का कुछ लेना देना नहीं। लेकिन सच यह था कि पाकिस्तान ने अपने सैनिकों को कबायली लड़ाकों के भेष में ही कश्मीर पर हमला करने के लिए भेजा था। और जब तक कश्मीर का भारत में विलय हुआ और भारत ने अपनी सेनाओं से कबायली लड़ाकों को पीछे धकेला, तब तक पीओके की जमीन पर पाकिस्तान अपना अवैध कब्जा कर चुका था। यह काम हो चुका था। मतलब जब तक हमारी सेना वहां पहुंची तब तक पाकिस्तान
कश्मीर के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर चुका था। हालांकि हमारी सेना उस समय स्थिति में थी कि वो बड़ी आसानी से पीओके को पाकिस्तान के कब्जे से आजाद करा सकती थी, उनकी सेना को पीछे धकेल सकती थी। हम बहुत अच्छी स्थिति में थे। लेकिन भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू इस बीच इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में ले गए, जिससे भारत इन पाकिस्तान के सैनिकों को पीछे नहीं धकेल पाया। और जहां पाकिस्तान की सेनाएं खड़ी थी, वहां 1949 के कराची एग्रीमेंट के तहत एक सीज फायर लाइन बन गई और यह तय हुआ कि जिसके पास जितनी जमीन है, अब से बस वही सीज फायर लाइन रह गई। जो आपके पास है आप रखिए, जिस पर आपका कब्जा है आप रखिए। तब से लेकर आज तक पीओके पर पाकिस्तान का ही कब्जा है। और वर्ष 1971 के युद्ध में जब भारत जीता और भारत ने पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को बंदी बना लिया था, तब शिमला समझौते के तहत तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से भी ये एक त्रुटि हुई और उन्होंने पाकिस्तान से पीओके को मांगने की बजाय उसके साथ सीज फायर लाइन को ही एलओसी यानी लाइन ऑफ कंट्रोल मानने का फैसला कर लिया। पीओके का क्षेत्रफल 72,935 वर्ग किलोमीटर है। सोचिए, 72,000 वर्ग किलोमीटर, कितनी बड़ी जमीन है। और इसमें भी 5,180 वर्ग किलोमीटर का जो वैली है, उसका वो इलाका पाकिस्तान चीन को गिफ्ट कर चुका है और अब यह इलाका चीन के कब्जे में है। यानी इस इलाके को लेने के लिए तो हमें चीन से बात करनी पड़ेगी। 5,000 किलोमीटर का इलाका है और अब भारत यही कह रहा है कि हम क्या चाहते। पीओके पाकिस्तान से आजाद होकर भारत में शामिल होता है तो इस क्षेत्र में हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकवादियों की सारी दुकानें बंद हो जाएंगी और हमारी मातृभूमि पर किसी और का कब्जा इसके बाद नहीं रहेगा।